नमस्कार। न्यूज प्लस की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आज रिकॉर्ड 103 मिनट का भाषण दिया। मोदी ने भारत को स्वतंत्रता से समृद्धि और सुरक्षा से लेकर आत्मनिर्भर भारत बनाने तक का अपना रोड मैप रखा। उन्होंने लाल किले से ऑपरेशन सिंदूर से शुरुआत की और पड़ोसी पाक को सीधा मैसेज दिया कि परमाणु बम की धमकी अब नहीं चलेगी, खून और पानी एक साथ नहीं चलेगा, भारत के हक का पानी नहीं दिया जाएगा, सिंधु जल संधि पर रोक रहेगी और अब हम इसे दोबारा नहीं करेंगे। मोदी ने निजी क्षेत्र में रोजगार योजना के तहत पहली नौकरी पाने वालों को भी 15,000 की मदद, सुदर्शन चक्र मिशन, दिवाली पर जीएसटी का बड़ा तोहफा यानी जीएसटी में भारी कटौती का वायदा किया। पहली सेमी कंडक्टर चिप, ऊर्जा में आत्मनिर्भरता और घुसपैठ को रोकने के लिए डेमोग्राफी मिशन जैसे बड़े ऐलान किए। एजेंडा में इस भाषण पर हम व्यापक चर्चा और विश्लेषण करेंगे। चर्चा में हमारे साथ बतौर मेहमान और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर रमेश वर्मा जी होंगे। आप कानपुर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर के साथ साथ लंबे समय तक अखबार नवीसी भी करते रहे हैं। दूसरे मेहमान राजवीर सिंह जी होंगे। आप बतौर वरिष्ठ पत्रकार तमाम अखबारों में खबरों से खेलते रहे हैं। आइए मोदी की कुछ बातों को हम स्क्रीन पर देखते हैं। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। यह ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के लिए असंख्य लोगों ने बलिदान दी, अपनी जवानी खपा दी, जेलों में जिंदगी गुजारी है, फांसी के तख्त पर लटके हैं। कुछ लेने पाने बनने के लिए नहीं, भारतीय के स्वाभिमान के लिए, कोटि कोटि जनों की आजादी के लिए, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए। और मन में एक ही भाव था, स्वाभिमान। साथियों, गुलामी ने हमें निर्धन बना दिया, गुलामी ने हमें निर्भर भी बना दिया। औरों पर हमारी निर्भरता बढ़ती गई। हम सब जानते हैं, आजादी के बाद कोटि कोटि जनों के पेट भरना बड़ी चुनौती थी। यही मेरे देश के किसान हैं जिन्होंने खून पसीना एक करके देश के अन्न के भंडार भर दिए। साथियों, आज 15 अगस्त का एक विशेष महत्व भी मैं देख रहा। मुझे बहुत गर्व हो रहा है
आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासी, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। आजादी का ये महापर्व 140 करोड़ संकल्पों का पर्व है। आजादी का ये पर्व सामूहिक सिद्धियों का गौरव का पल है। और हृदय उमंग से भरा हुआ है। देश एकता की भावना को निरंतर मजबूती दे रहा है। 140 करोड़ देशवासी आज तिरंगे के रंग में रंगे हैं। हर घर तिरंगा, भारत के हर कोने से, चाहे रेगिस्तान हो या हिमालय की चोटियां, समंदर के तट हो या घनी आबादी वाले क्षेत्र, हर तरफ से एक ही गुंज है, एक ही जयकारा है। हमारी प्राण से भी प्यारी मातृभूमि का जयगान है। मोदी की जो बातें आज रही हैं, हम उस पर दो फलक से विश्लेषण करेंगे। पहला राष्ट्रीय और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मैं वर्मा जी के पास जाना चाह रहा था। वर्मा जी, दिवाली, पहले अच्छी बात पर हम लोग विश्लेषण करें। दिवाली पर तोहफा, यानी कि जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा आज पीएम मोदी जी ने कर दी है और एक इंडिकेट भी कर दिया है कि जीएसटी पर हम भारी कमी करने जा रहे हैं। तो इससे क्या आपको लगता है महंगाई भी कम होगी, सामान जो हमारे साथ हैं, जो जरूरत के सामान है, वो भी सस्ते होंगे? वर्मा जी, आपका क्या मानना है? ये कि बड़ा तोहफा है? नहीं, बिल्कुल एक तोहफा है जी, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जीएसटी को लेकर के व्यापारी और उद्यमी दोनों ही एक लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि जो ये जीएसटी है उससे जो है हमारा व्यापार पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। इतना ही नहीं, विपक्ष भी कह रहा था, विपक्ष तो इसको गब्बर सिंह टैक्स कहा करता था कि गब्बर सिंह टैक्स है ये, और इसकी मांग लगातार बढ़ रही थी। पिछले जब बजट आया तो लगा कि उस समय कोई संशोधन होगा, लेकिन नहीं हुआ। और जीएसटी एक ऐसा मुद्दा था जो ये भी कहा जा रहा था कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था भी बुरी तरीके से प्रभावित हुई, जैसे जीएसटी, नोटबंदी। लेकिन मोदी जी ने इस बात को समझा और समझ करके उन्होंने खुद भी कहा कि अब समय है कि इसकी समीक्षा की जाए। मैं भी ऐसा महसूस कर रहा हूं
और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने एक कमेटी बना दी है और दीपावली पर डबल दीपावली का तोहफा मिलेगा इस देश की जनता को। और जी। उन्होंने भी कहा कि करों में तो सुधार होगा ही हाँ, और हाँ। इससे रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी और महंगाई पर भी अंकुश लगेगा। निश्चित रूप से आम जनों के लिए मोदी की ये घोषणा एक अच्छी तोहफा है और इससे व्यापार भी खुशहाल होने की उम्मीदें जगी हैं और आम नागरिकों खासतौर से मध्यम वर्ग को भी राहत जी। मिलने की आशा है। वर्मा जी, क्या आपको लगता नहीं जो टैरिफ वॉर हुई है, शुरू हुई है, अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने जो हमारे ऊपर 50% के आसपास जो टैरिफ लगाया है, जो हमारी इकोनॉमी थोड़ी बहुत हलचल है इकोनॉमी में, क्या आपको लगता नहीं कि उसका भी दबाव आया है कि जीएसटी को हम थोड़ा सा उसमें सुधार करें, उसको सरलीकृत करें, ताकि जो इकोनॉमी है वो हमारी फिर वैसे ही मजबूती के दिशा में आ जाए? क्या आपको लगता है कि क्या ये प्रेशर नहीं है क्या उस पर? जी। नहीं, ऐसा बहुत मामूली प्रेशर है क्योंकि जो टैरिफ का मामला है जी। इसका सीधा मामला जो होता है एक्सपोर्ट से और इंपोर्ट से होता है। जी जी और जी। निश्चित रूप से व्यापारी थोड़ा सा इस समय दबाव में तो आया जब टैरिफ जी। को लेकर के जो बड़े उद्योग थे, जैसे अपने कानपुर में चमड़ा उद्योग है, खास तौर से कपड़ा है, तो एक दबाव में तो आया है। तो जी जी। उससे तो लग सकता है, लेकिन बार बार कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री एमएसएमई सेक्टर्स को हम लाभ दे रहे हैं। जहां ठीक कह तक रहे हैं टैरिफ की बात है तो टैरिफ से एक समस्या तो खड़ी हुई है, लेकिन उसका मुकाबला करने के लिए आज प्रधानमंत्री जी ने दो टोक बातें भी कह दी। क्योंकि उन्होंने जी। ये भी कहा कि हमारा जो किसान का सेक्टर है वो हाँ। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी करता है। तो उन्होंने हाँ। कहा लेकिन किसानों से, मछुआरों से हाँ। और साथ में डेयरी उद्योग से, इन हाँ। तीनों के हित को लेकर के हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। मतलब सीधा सीधा उन्होंने ट्रंप को आज ये भी बता दिया कि जी। देखो भाई, हम अपने देश के लिए, और उन्होंने भी कहा कि जहां पर हमारे देश का अहित होगा वहां उसे स्वीकार नहीं करेगा और मोदी दीवार की बात खड़ा रहेगा। उन्होंने ये भी ठीक। कहा कि वैश्विक क्षेत्र में भारत को अपने सामर्थ्य का लोहा दिखाना है। इसीलिए उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया, स्वदेशीकरण पर जोर दिया, उन्होंने हाँ। आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। और खास तौर से और बता दें राजेश जी कि जी। तेल को लेकर के सबसे ज्यादा उन्होंने कहा कि हमारा इतना पैसा चला जाता है, हम अपने देश में करें, तो जी। उसके लिए क्रिटिकल मिशन भी बना दिया है और कहा हाँ। 12 जगह हम ये काम कर रहे हैं ताकि हमारी जो एनर्जी है, तेल है, पेट्रोल है, इसके नए स्रोतों की खोज करना भी उन्होंने शुरू कर दिया। क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर इस दिशा में हम नहीं बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली चुनौतियां और बढ़ेंगी। इसलिए उन्होंने निश्चित रूप से इसका असर कहीं था तो जीएसटी को भी उन्होंने स्वीकार किया। ठीक बात है वर्मा जी। अब थोड़ा सा राजवीर जी से भी जान लें। राजवीर जी, आपके सामने हम दो तीन सवाल रख रहे हैं। एक तो लाल किले की प्राचीर से पाक को बिल्कुल साफ बातें कह दी हैं मोदी जी ने कि देखिए कोई कंप्रोमाइज हम आपसे नहीं करेंगे, आप आतंकवाद खत्म करिए तब कोई बातचीत करेंगे। और सिंधु करार, उनका मानना था कि 70 साल से हमारे हक का पानी हम आपको दे रहे थे, अब नहीं देंगे, आपके खेतों की सिंचाई हमारे पानी से नहीं होगी। साफ साफ उन्होंने कहा हम किसी भी तरह की कोई भी चीज अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बात और उन्होंने कही कि ऑपरेशन सिंदूर थमा नहीं, न्यू नॉर्मल जारी है। तो क्या आपको लगता है कि बिल्कुल क्लियर मैसेज अब पाकिस्तान को दिया जा चुका है? मैं जानना चाह रहा था राजवीर जी। राजवीर देखिए जी। राजेश जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ये दरअसल मोदी जी का केवल पाकिस्तान, हाँ बोलिए। ये मोदी जी का केवल पाकिस्तान को संदेश नहीं है, हाँ पाकिस्तान के साथ। आवाज आ रही है मेरी?
हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। चलिए, मैं वर्मा जी के पास जा रहा हूं, फिर राजवीर जी के पास आऊंगा। वर्मा जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह की बातें आज मोदी जी ने कही हैं, ये तो पॉइंट ऑफ व्यू रहा कि हम लोग लोकल लेवल पे तमाम सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन अब आपसे हम जानना चाह रहे थे कि जो पाकिस्तान को आज मैसेज दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, उसको क्या लग रहा है कि बिल्कुल अब आर पार है मामला, कोई कंप्रोमाइज हम नहीं करेंगे, फ्यूचर में भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे? बात यह है जी कि हमारे मोदी हो, चाहे हमारा विदेश मंत्रालय हो, चाहे हमारे सब, ये लगातार जवाब दे रहे हैं। लेकिन अभी हाल में हुआ क्या कि जी जो पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल बन गए हैं, हाँ मुनीर जी, जो अभी अमेरिका 2-3 बार गए, 2 बार, जी दूसरी बार भी जाने वाले हैं, तो उनको पता नहीं कुछ ये लग गया कि अमेरिका का हमको बड़ा साथ मिल गया। तो उन्होंने क्या किया कि न्यूक्लियर का जो है धमकी दे दी। हमारे जो वहां के प्रधानमंत्री शहनवाज अभी हाल में, उन्होंने हाँ धमकी दे दी। बिलावल भुट्टो ने भी धमकी दे दी। सिंधु का मामला भी उठा दिया। तो ऐसे माहौल में, हालांकि हमारे विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया, प्रधानमंत्री ने आज सपाट शब्दों में कह दिया। क्या कहा? जी नंबर 1, जो न्यूक्लियर के नाम पर आप उससे ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, वो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। नंबर 1, आप जो बार बार सिंधु की बात कर रहे हैं समझौते की, हम बिल्कुल पानी नहीं देंगे, क्योंकि ये समझौता एक तरफा था, अन्यायपूर्ण था, लगातार हम नहीं देंगे। तीसरी बात उन्होंने ये कह दिया कि हम पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो आज उन्होंने पाकिस्तान को एक बार फिर साफ शब्दों में साफ साफ कह दिया कि हम आपकी किसी धमकी भमकी के आगे न तो रुकेंगे न जी झुकेंगे। और ध्यान रखो, आतंकवादियों से तो निपटेंगे ही, बल्कि आतंकवादियों को पालने वालों को भी उसी नजरिए से देख करके वैसा ही उनके साथ भी मुकाबला करेंगे। तो आज मोदी जी ने बहुत साफ शब्दों में पाकिस्तान को दे दिया और ये भी समझा दिया कि अगर किसी के बल पर आप बोल रहे हो तो इससे मेरे ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जी जी जी। राजवीर जी, आप मेरी आवाज आ रही? राजवीर जी राजवीर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। जो ट्रंप की, अभी वर्मा जी कह रहे थे कि लाल किले की प्राचीर से आज मोदी ने ट्रंप को भी खरी खरी सुना दी है कि हम कोई किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। वर्मा जी ने उस बात को बढ़ाया है। आपको क्या लगता है कि अब जो सपना आत्मनिर्भर भारत का है और 2047 में हम विकसित भारत का जो सपना देख रहे हैं, वो फुलफिल होता हुआ दिख रहा है, या उसका मैसेज हम फ्लोट कर चुके हैं पब्लिक में? जी नहीं, एकदम वर्मा जी ने सही कहा है जी। एक्चुअली मोदी जी ने दोहरा प्रहार किया है। अपने देश के लिए भी संदेश है और ट्रंप और पाकिस्तान के लिए बहुत साफ संदेश है। जब मोदी ने आत्मनिर्भरता की बात कही है तो अपने देश के वासियों के लिए भी है और ट्रंप के लिए भी है सीधे तौर पे कि हम अब आत्मनिर्भर हैं। हम किसी ऐसी आर्थिक स्थिति में, ऐसी किसी आर्थिक जंजाल में नहीं फंसने वाले जो आपकी तरफ से लगाया जा रहा है। टैरिफ को लेके उन्होंने सीधे तौर पे टैरिफ या ट्रंप का नाम भले न लिया हो, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया कि ऐसी किसी आर्थिक नीति के साथ सामने मोदी सीना तान के खड़ा है। तो ये साफ तौर पे अमेरिका और ट्रंप को संदेश है और ये सीधे मोदी की तरफ संदेश है। भले उन्होंने सीज फायर में, भले उन्होंने टैरिफ में या किसी मुद्दे पे सीधे नाम न लिया हो, लेकिन जब वो कहते हैं कि हम सीना तान के ऐसी आर्थिक नीति के सामने खड़े हैं, तो सीधे तौर पे उनका संदेश है ट्रंप के लिए। राजवीर जी, एक सवाल इसमें और आपको जोड़ रहा हूं। और आज अलास्का में एक कदम और आगे कहा है कि हमको जो है लाखों करोड़ों। जी
नहीं, मैं एक सवाल इससे और जोड़ रहा हूं। आज अलास्का में पुतिन और ट्रंप के बीच में बातचीत होनी है और सुबह आज मोदी जी ने बिल्कुल खरी खरी सुना दी है कि कोई कंप्रोमाइज हम नहीं करना चाह रहे हैं। और क्या आपको लगता है, और एक बात और है कि उनके विदेश मंत्री ने आज यह भी कह दिया है कि अगर हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ, अगर पुतिन ने बात नहीं मानी तो हम भारत पर और 25% टैरिफ लगाएंगे। तो ये आप खेल रहे हैं रूस के साथ और दोष हम पर मल रहे हैं, तो ये क्या, किस तरह का प्रेशर टैक्टिस है ये? जी राजवी। नहीं, ये सीधे सीधे ट्रंप की प्रेशर टैक्टिस है। वो जब पुतिन से बात करने जाते हैं तो उसके पहले, हाँ, ये ट्रंप की प्रेशर टैक्टिस है। वो पूरी दुनिया के साथ इस तरह का खेल खेल रहे हैं, केवल भारत के साथ नहीं है। अभी हमारे साथ तो ट्रेबी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पुतिन से बात करने के पहले वो पुतिन को धमकी देते हैं कि अगर परिणाम ठीक नहीं निकला तो इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो ये तो उनकी है। इसी बीच, इस धमकी के बीच में अगर मोदी जी ने कह दिया कि ऐसी आर्थिक नीति के सामने हम सीना तान के खड़े हैं, डोभाल रूस जाते हैं, हमारे विदेश मंत्री रूस जाते हैं, वहां बात होती है और सीधे सीधे हम रसिया से बात कर रहे हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं, चीन में वहां के राष्ट्रपति से बात होगी। तो सीधे तौर पे हम उस तरह की धमकी भले न दे रहे हो, लेकिन अमेरिका को सीधा संदेश दे रहे हैं कि हम आपके ट्रंप की धमकी के आगे झुकने वाले नहीं है। ठीक बात। मैं वर्मा जी के पास जा रहा था। वर्मा जी, आज मोदी की बातों में कुछ चीजें आप नए तरीके से भी समझ लीजिए। एक तो उन्होंने कहा कि जेट इंजन का निर्माण हम करेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस पर जाएंगे। दूसरा, सेमीकंडक्टर को लेकर उन्होंने एक ऐलान किया कि हम चिप तो इस साल के एंड तक हम ले आएंगे, लेकिन उन्होंने एक भी अटैक किया कि सेमीकंडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू पे हमारी सरकारें, जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, उन्होंने बहुत फोकस नहीं किया। तो ये तमाम तरह के जो आज उन्होंने विश्लेषण भी किए और अपनी बातें भी कही हैं, उस पर आपको क्या लग रहा है कि एकला चलो वाली स्थिति रहेगी या 2047 का ब्लूप्रिंट बिल्कुल उनका क्लियर कट है कि ये होगा? देखिए, मोदी ने चाहे सेमीकंडक्टर की बात हो जी, पिछली सरकार को घेरा, साहब वहां कुछ नहीं हुआ, 50 साल कुछ नहीं हुआ। हम अब देखिए कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं जी। उन्होंने चाहे घुसपैठियों का मामला हो, तो इस समय इस पे बात करेंगे वर्मा जी, घुसपैठिया वाला मामला भी आगे इस पर रखिए। ऐसे कई मामले हैं जैसे उन्होंने कहा, तो वो पिछली सरकार को कटघरे में खड़ा करना है उनका साथ। जैसे कि चाहे वो संविधान का मामला हो, उन्होंने कहा जो पाप किया गया है उसे जो है किसी भी तरीके से माफ नहीं किया जाएगा। और उसी के साथ में उनका एक फोकस इस बात पर है कि उन्होंने एक बात और कही कि हम आत्मनिर्भरता की बात क्यों करते हैं, हम मेड इन इंडिया की बात क्यों करते हैं, क्योंकि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें मेड इन इंडिया ने ये दिखा दिया है कि हमारा कितना योगदान है। हमारी रणनीति को पाकिस्तान समझ भी नहीं पाया, तो ये तक उन्होंने बता दिया। तो चाहे सेमीकंडक्टर का मामला हो, चाहे अन्य मामले हो, चाहे इमरजेंसी का लेकर के उन्होंने किया हो, चाहे अन्य मामले हो, उस सब में उन्होंने पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा किया। और जो सबसे बड़ी बात ये है, जो मैं आपको फिर बता रहा हूं, आज प्रधानमंत्री ने, हालांकि इसको लेकर के काफी चर्चा है, विपक्ष हमलावर भी है, ने आरएसएस को लेकर के जिस तरीके का बयान दिया है लाल किले के प्राचीर से, उसको लेकर के भी काफी विवाद की स्थिति विपक्ष पैदा कर रहा है। लेकिन उसके पीछे भी बहुत सी कहानी है। कहते आरएसएस को इसलिए आज महत्व दे दिया मोदी जी ने कि 1.5 साल से आरएसएस और मोदी के बीच में जो असमंजस की स्थिति पैदा थी, की स्थिति पैदा थी, उसको
नॉर्मलाइज करने के लिए हाँ। या उसको एक नई दिशा देने के लिए भी आरएसएस की बात मोदी ने की है। हालांकि विपक्ष इसको लेकर हमलावर है और वो कह रहा है कि मोदी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ठीक बात है। मैं वर्मा जी एक बात और रखना चाह रहा था, डेमोग्राफी पर आज बड़ा अटैक किया है उन्होंने कि हमारे देश की डेमोग्राफी एक बड़ा चिंता का विषय है, बड़ी चुनौती भी है कि, और इसी के बहाने एसआईआर पे भी उन्होंने तमाम सारे तंज कसे हैं। एक्चुअली में उन्होंने जिस तरह की बातें कही हैं उस पर आप तो देख ही रहे हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी बदली है, पंजाब में वही कुछ होने जा रहा है, हो भी रहा है कि मुस्लिम्स और ईसाइयत के नाम पर वहां धर्म परिवर्तन हो रहा है। छांगुर बाबा एग्जाम्पल है ही है। पश्चिम बंगाल इसको लेकर सफर कर ही रहा है, आसाम में ये प्रॉब्लम है ही है। बिहार में चूंकि ये बहुत गर्म है मामला कि घुसपैठिए एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, और हमारे देश के लिए नहीं, फ्रांस के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम है, ब्रिटेन के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम है, अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पनामा के लोग आ गए हैं, कनाडा के भी तमाम सारे लोग आ गए हैं। तो घुसपैठिए एक बड़ी समस्या है। तो डेमोग्राफी से उनका एक आशय यह भी था कि हमारा इससे कल्चर भी बिगड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अटैक किया है अभी डेमोग्राफी पर प्रधानमंत्री मोदी ने, उस पर क्या लगता है कि विपक्ष को बैकफुट पे जाना पड़ेगा और नया तेवर मुझे लगता है भाजपा दिखा रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी घुसपैठ को लेकर के लगातार अभियान चलाए हुए थी, चाहे वो असम में एम विश्वकर्मा हो या अन्य प्रदेशों में, पूर्वोत्तर राज्यों में, चाहे हमारे गृह मंत्री जी लगातार इस विषय पे बोल रहे हो। लेकिन एक बात आपको बता दें कि इस समय जो बिहार में एसआईआर को लेकर के विपक्ष जिस तरीके से बखेड़ा खड़ा किए हुए है, उसका भी इससे संदर्भ जोड़ना चाहिए। आज मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया, विपक्ष चाहे एसआईआर के रूप में कुछ भी कहे, हम घुसपैठियों को नहीं बर्दाश्त करेंगे। घुसपैठिए एक साजिश के तहत है। ये लोग हमारी बहू बेटियों का निशाना बना रहे हैं। डेमोग्राफी जो है चेंज हो रही है, आदिवासियों को ये लोग गुमराह कर रहे हैं। और उन्होंने एक बात और कही कि इसको दूर करने के लिए हमने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की भी स्थापना कर दी है। तो सीधे सीधे आज उन्होंने घुसपैठियों को लेकर के भी बड़ा अटैक किया है। और ये जो अटैक हुआ है, इस अटैक से निश्चित रूप से जो है एक नई हलचल पैदा होगी और जो बिहार के चुनाव पर भी इफेक्ट पड़ेगा। और विपक्ष जैसा आप कह रहे हैं, तो विपक्ष भी अब एक नई रणनीति के तहत अब उसे भी कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज बहुत बड़ा हमला घुसपैठ को लेकर जब प्रधानमंत्री ने लाल किले से कर दिया है, तो निश्चित रूप से अभी एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है और इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई भी होगी, चहल पहल भी होगी, हलचल भी होगी, सब कुछ होगा। ठीक बात है। मैं वर्मा जी के बाद अब राजवीर जी, आज प्रधानमंत्री ने बहुत सारी चीजें चुनाव को देखते हुए भी कही हैं। एक तो पहली बात उन्होंने कहा कि पिछड़ों का विकास हमारी प्राथमिकता है। दूसरा, मराठी, बंगला और मैथिली भाषा और असमिया भाषा हमारे कहीं ना कहीं हमारी टारगेट पे रहेंगे। हम उस भाषा को और तरक्की मिले, इस पर सारा फोकस करेंगे। हम उस तरह की नीतियां और रीतियां भी बनाएंगे जिससे इन भाषाओं को सरसब्ज भी किया जाए और उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिल पाए। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कई तरह की चीजें, या कह लीजिए कई तरह के संदर्भ जनता के सामने रख दिए हैं? आपको क्या लगता है राजवीर जी? जी बिल्कुल सही है। जब कोई प्रधानमंत्री या बिल्कुल सही है, जब कोई प्रधानमंत्री हो लाल किले से बोले या कहीं से बोले, तो उसके पीछे एक राजनीतिक एजेंडा भी होता है, अपनी पार्टी के लिए, अपनी कुर्सी के लिए। तो उन्होंने केवल भाषाओं को लेके नहीं, मध्य वर्ग को लेके, दलित वर्ग को लेके, जनजात को लेके, पिछड़े वर्ग को लेके, महिलाओं को लेके, युवाओं को लेके,
सभी को साधने की कोशिश की है। किसी को किसी बहाने, अगर जनजाति की बात आई है तो उन्होंने माओवाद, नक्सलवाद का नाम लिया, युवाओं की बात आई तो आत्मनिर्भर का बात लिया, महिलाओं नारी की बात आई तो लखपति दीदी और इस तरह की योजनाओं का नाम लिया। तो इस तरह उन्होंने पूरी अपनी लाल किले के प्राचीर से एक संदेश तो दिया कि हम क्या करने वाले हैं, अपना एजेंडा बताया। उसके साथ में राजनीतिक जो अपना पार्टी के लिए होता है वो साधने की भी कोशिश की है। इसके साथ उन्होंने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की। घुसपैठ के मामले में जब उन्होंने बात की तो उन्होंने सीधे एसआईआर वोटर लिस्ट की बात नहीं की। जबकि मुद्दा सीधा सीधा ये था कि आज जब पूरा विपक्ष एकजुट है और पूरे देश में बिहार के मुद्दे को लेकर पूरे देश में कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने घुसपैठियों का नाम लिया। लेकिन वही विपक्ष ये कह रहा है कि 11 साल से आपकी सरकार है, घुसपैठ रोकना आपका काम था, वो क्यों नहीं हुआ। तो इस तरह की तमाम सारी चीजें हैं जो पॉलिटिकल, जब प्रधानमंत्री हो या कोई हो, जब बोलता है वहां से, तो उसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य भी रहता है और राजनीतिक लाभ के बातें भी होती हैं। ठीक है ना। मैं वर्मा जी अब सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। आज प्रधानमंत्री ने, चूंकि कल कृष्ण जन्माष्टमी भी है, तो उन्होंने कृष्ण का हवाला देते हुए एक छोटी सी किंवदंती कह लीजिए या एक कहानी बताते हुए उन्होंने एक सुदर्शन चक्र का भी जिक्र किया। मैं आपको थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाल दूं कि आयरन डोम जो है वो इजराइल का एक बड़ा सुरक्षा कवच है। इसी तरह अमेरिका का गोल्डन ड्रोन जो है वो बड़ा सुरक्षा कवच है। उसी परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान को भी मजबूती से आगे बढ़ने की उन्होंने एक संदेश दिया है और ये कहा है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट संस्थान हैं या हमारा जो बॉर्डर एरिया है या हमारी कंट्री के जो भी बहुत खास बिल्डिंगें हैं, उनको लेकर हम बहुत सजग रहने चाहिए हमको, और साथ ही साथ उसकी सुरक्षा का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सुदर्शन चक्र जो मिशन उन्होंने लॉन्च किया है आज, उस पर उन्होंने एक बात और भी कही कि हम इसको स्वदेशीकरण करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई बाहर से कोई चीज ले आएंगे, टेक्नोलॉजी बाहर से ले आएंगे और उसे बनाने लगेंगे। उन्होंने कहा कि विद इन कंट्री हम इसमें शामिल करेंगे, तमाम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे, युवाओं को नवाचार के लिए प्रोत्साहित करेंगे और उनसे कहेंगे कि ये पूरा सिस्टम आप बनाइए और हमें दीजिए। तो क्या आपको लगता है कि सुरक्षा को लेकर एक नया प्लॉट रखा है प्रधानमंत्री ने? वो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट प्लॉट है, उस पर आगे बहुत सारी चीजें हमारे फायदे की रहेंगी। वर्मा जी, आपका क्या मानना है इस परिप्रेक्ष्य में? देखिए, ये जो प्रधानमंत्री ने कहा है सुदर्शन चक्र जी, ये एक सुरक्षा कवच है। जी। और प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि आए दिन हमारे जो रेलवे स्टेशन है, हवाई अड्डे हैं, हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, मैं अपने भारत की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर कहीं ना कहीं जो हमारे दुश्मन है, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, ऐसा कुछ ना कुछ कर दिया करते हैं जिससे विषम स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम अगले 10 वर्षों में, माने 2035 तक जी, अहम कानों की सुरक्षा के लिए भी एक हम सुरक्षा कवच सुदर्शन चक्र चलाएंगे। और इसकी क्या विशेषता होगी, वो उन्होंने कहा ये पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी और इतनी टेक्नोलॉजी पर होगी कि जो इस समय आधुनिकतम सुरक्षा व्यवस्था हो रही है टेक्नोलॉजी के साथ में, हम उसका भी प्रयोग करेंगे। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने जो ये बात कही है, इससे एक बहुत बड़ा लाभ जो है अपने देश को मिलेगा, खास तौर से सुरक्षा के क्षेत्र में। और सुदर्शन चक्र का उन्होंने जिक्र भी किया कि सुदर्शन चक्र की क्या विशेषता थी। जब जयदत्त को मारना था तो उन्होंने सुदर्शन चक्र के द्वारा सूर्य की रोशनी, बने कि अगर दुश्मन को रोकने के लिए हम हर प्रकार की सुरक्षा कवच सुदर्शन चक्र की बात उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से, उसकी अवधारणा के हिसाब से करेंगे। निश्चित रूप से मोदी की ये जो पहल है ये बहुत ही श्रेष्ठकर है और इससे राष्ट्र की जो अहम ठिकाने हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता होगी। और निश्चित रूप से जब सुरक्षा व्यवस्था होगी पुख्ता,
तो हमारे जी। विकास के, समृद्धि के, सबके मार्ग भी खुलेंगे। ठीक बात है वर्मा जी। मैं अब राजवीर जी एक बात और आज बहुत जोरदारी से मोदी साहब ने कही कि वोकल फॉर लोकल, ये हमारा मतलब मंत्र होना चाहिए, स्वदेशीकरण का मंत्र होना चाहिए। अब तो उन्होंने एक बात और आज भी रखी कि दुकानदारों को अपने यहाँ ये लिखना चाहिए कि ये भारत में निर्मित वस्तुएं हैं, उनकी हम बिक्री कर रहे हैं, ताकि हमारे दिलो दिमाग में वो बात ना आए कि हम विदेश का सामान ले रहे हैं। हम अपने को गौरवान्वित महसूस करें कि हम स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो फोकस था, क्या आपको लगता है उनका ये भी मत था कि इसी के रास्ते हम विकसित भारत की परिकल्पना को पूर्ण कर सकते हैं 2047 में? आपको क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री बाहर पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीजें रख रहे थे, फिर उसके बाद अब बिल्कुल लोकल फॉर वोकल आ गए। तो आपको क्या लग रहा है कि अब भारत कहीं ना कहीं स्वावलंबी होने की रास्ते पर जाएगा? जी राजवीर जी। देखिए राजेश जी, ये लोकल फॉर वोकल जी। ये भी जो है अपने स्वदेशी के साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय प्रहार भी है मोदी जी का। हाँ। जब अभी तक हम और हमारा देश और सभी लोग यही कहते थे कि चीनी सामान का बहिष्कार करें, तो अभी तक केवल चीन होता था। अब मोदी जी ने केवल स्वदेशी की बात कही है, मतलब किसी देश का सामान न खरीदे, केवल अपने देश में बना सामान खरीदे। तो ये एक बार फिर ट्रंप और दूसरे देशों को जवाब है जी। जैसे अभी हम बात कर रहे थे लोकल फॉर वोकल की, जब बात करते हैं तो इसमें फिर वही बात आ जाती है आत्मनिर्भरता की। और आत्मनिर्भरता की जब बात आती है तो वही बात आती है कि हम डिफेंस क्षेत्र से लेके और घर के बच्चों के खिलौने तक भारत में बनाएंगे। हम जेट भी बनाएंगे, हम एयर डिफेंस सिस्टम भी बनाएंगे, जिसका उन्होंने सुदर्शन नाम लिया। ये सुदर्शन एक्चुअली वही है जिसका अभी तक हमने इस युद्ध में रसा के टेक्नोलॉजी का S-400 का प्रयोग किया। तो जो टेक्नोलॉजी हम अपने बचाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं, वो अभी रसा से खरीद रहे हैं। उसको उन्होंने कहा हम स्वदेश में, अपने देश में बनाएंगे अगले 10 सालों में। एक ऐसा सुदर्शन चक्र, एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जो दुश्मन के अटैक को नेस्तनाबूद करने के साथ हम उससे अटैक भी करेंगे, जिसको उन्होंने सुदर्शन चक्र नाम दिया। इसी तरह जब लोकल फॉर वोकल की बात आती है तो उन्होंने खिलौने से लेकर जेट तक की बात की हम खिलौने भी बनाएंगे और जिसको अब हम बनाने लगे हैं, और जेट भी बनाएंगे। हम अपना गोला बारूद भी बनाएंगे, अपनी मिसाइल भी बनाएंगे। तो जब स्वदेशी की बात करते हैं वो तो छोटी सुई से लेके और जेट तक की बात करते हैं, और भारतीयों से कहते हैं कि अब केवल चीन पर फोकस नहीं है। अब हम कहीं का भी हो, चाहे अमेरिका का सामान हो या कहीं का हो, वो ना खरीद के स्वदेशी सामान खरीदें। तो जितना ये स्वदेशी है उतना ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो चीजें हमारे खिलाफ ट्रंप और अमेरिका से हो रही हैं, उनको भी एक जवाब है ये, और करारा जवाब है। ठीक कह रहा वर्मा जी। एक बात और प्रधानमंत्री ने आज कही कि न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर हम 10 साल में स्वावलंबी होना चाहते हैं। हम 12 न्यूक्लियर पावर सेंटर्स को इस लेवल पे बना देंगे कि हम किसी और देश पर निर्भर न रहें। तो ऊर्जा के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता की बात उन्होंने आज कही है, मुझे लगता है वो वक्त की जरूरत है। अब हमें वो मजबूती लानी चाहिए। हमें जैसे पाकिस्तान या बांग्लादेश या श्रीलंका की तरह नहीं सफर करना चाहिए। हम स्वावलंबी हों ऊर्जा के क्षेत्र में, और मुझे लगता है उसी लिए शायद मोदी जी सोलर सिस्टम को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि सब कुछ उस लेवल पे हो रहा है जिसमें विकसित भारत की परिकल्पना को पूरा किया जा सके? वर्मा जी बिल्कुल। देखिए बिल्कुल सही आपने कहा राजेश। देखिए मोदी जी ने जो बात की है वो पूरे एनर्जी की बात थी। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा में हम बहुत तेजी के साथ बढ़ गए जी। लेकिन मैंने पहले ही अभी जिक्र किया था कि उनका कहना है कि तेल है, पेट्रोल है, गैस है, इस पर हम लाखों करोड़ रुपया दे देते हैं। अगर वही अपने देश में बचे तो हम बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने भी शुरुआत बताया था, उन्होंने कहा कि नेशनल क्रिटिकल मिशन, और 12 जगह हमने ये काम शुरू भी कर दिया है, ताकि हमारी जो है जो ऊर्जा है
वो हम अपने यहाँ से ही उसके स्रोत पैदा करें और उसके द्वारा करें, हम उसकी खुदाई भी करेंगे, ये भी करेंगे। दूसरी चीज उन्होंने परमाणु ऊर्जा पर भी जोर दिया और उन्होंने कहा जो हमारी शक्ति है परमाणु ऊर्जा की वो हम 2047 तक 10 गुना कर लेंगे, 10 गुना बढ़ा देंगे। उनका ये भी इस बात पर भी फोकस रहा, उनका ये भी इस बात पर भी फोकस रहा कि हम चतुर्थिक विकास की ओर हो रहे हैं और उन्होंने अंतरिक्ष की भी बात की और कहा कि अब हम गगनयान को भी लेकर के जा रहे हैं। तो इस तरीके से मोदी ने न केवल जमीनी हकीकत को प्रस्तुत करते हुए अपनी बात की है, लेकिन जो विश्व की तमाम चुनौतियां हैं, चाहे वो एनर्जी सेक्टर में हो, चाहे वो एक्सपोर्ट सेक्टर में हो, चाहे इंपोर्ट सेक्टर्स में हो, चाहे जो हमारा सामान है वो क्वालिटी स्तर पर हो, क्योंकि आज मोदी जी ने एक बात और कही है कि हमारी वस्तुओं की क्वालिटी होनी चाहिए। तो इन सब बातों पर उन्होंने फोकस करके एक नया संदेश ही नहीं दिया है, बल्कि आत्मनिर्भरता का एक नया रोड मैप भी तैयार कर दिया। ठीक बात है वर्मा जी, इसी क्रम में आपने जिक्र कर दिया है, मैं जानना चाहता एक्चुअली में क्या भारत को अभी तक ये माना जाता था कि मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, वो सर्विस सेंटर है, एक तरह से सर्विस प्रोवाइडर है, ज्यादातर इस पर फोकस इंडिया में होता है। आज मोदी जी ने मैन्युफैक्चरिंग पर बड़ा फोकस किया है कि हम अपने सामान को बनाएं, उसके क्वालिटी पर ज्यादा फोकस करें, सामान सस्ता भी बनाएं, मतलब महंगा नहीं होना चाहिए, हम कहीं कॉस्ट को लेकर भी बहुत सजग रहें, ऐसी चीजें उन्होंने आज तमाम सारी कही हैं। क्या आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिस तरह का प्लेटफॉर्म रखा है उसके तहत अब क्या आपको लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम अब आगे बढ़ने जा रहे हैं क्या? इसलिए ऐसा हो रहा है कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा जो है उपभोक्ता केंद्र माना जाता है। इसीलिए आप देखिए दूसरे देशों के लोग बहुत तेजी से आए, जब हमारे यहाँ नरसिम्हा राव जो है उधार नीति लाए तो देखिए कितनी तेजी के साथ विश्व के बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने देश में आ गई। और तो देखा ये जा रहा है कि ये कंपनियां जो है विदेशी वो हमारे यहाँ सामान बेचती है और हमारे यहाँ का पैसा ले जाती है। क्यों नहीं जो सामान विदेशों वाली कंपनियां यहाँ दे रही है, हम लोग अपना स्वतः क्यों नहीं उसका निर्माण करें? क्यों मैन्युफैक्चरिंग, क्यों हम चाइना से कोई बात करें और चाइना का सामान ले? क्योंकि जो चीज हम, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक सेलेक्ट किया कि क्वालिटी बेस हमको बहुत मजबूत होना चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग हब भी तैयार हो, इसके लिए देखिए आज उन्होंने एक नई योजना भी शुरू कर दी है युवाओं के लिए। हाँ जी, वो 1 लाख करोड़ की पीएम विकसित भारत योजना, रोजगार योजना है, जिसमें 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा और 15,000 रुपए लोगों को मिलेंगे निजी क्षेत्र में। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो कंपनियां रोजगार के अवसर पैदा करेंगी उनको हम प्रोत्साहन राशि भी देंगे। इस तरीके से उन्होंने 3.5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने का दावा किया है। तो निश्चित रूप से अब भारत उपभोक्ता केंद्र होकर के नहीं रहेगा, बल्कि वो अपना सामान खुद बनाएगा और खुद अपनी मार्केटिंग करेगा, अपने बाजार में बेचेगा, जिससे हमारे देश का पैसा देश में ही रहेगा। बल्कि विदेशी लोग जो है इस तरीके के हाईटोबा ट्रैफिक के नाम पर या अन्य माध्यमों से जो हमारा शोषण करते हैं आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से, चाहे चाइना हो चाहे कोई हो, अब उससे मुक्त करने का मोदी ने जो एक अहम अभियान शुरू किया है निश्चित रूप से। लेकिन इसमें जब तक ये सबकी भागीदारी नहीं होगी, उद्योग की भागीदारी नहीं होगी, व्यापारी की भागीदारी नहीं होगी, संपन्न घरानों की भागीदारी नहीं होगी, तब तक ये काम नहीं होगा। और खास तौर से हमको विदेश में जो सामान मिलता है उसके मुकाबले सामान बना करके अपनी क्वालिटी को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि हमारा उपभोक्ता जो है संतुष्ट हो सके, वो विदेशों का मुखापेक्षी नहीं हो सके। तो ये आज मोदी ने एक बहुत बड़ी बात कही। मैं राजवीर जी आज मोदी जी ने 2-3 चीजें कही है। एक तो उन्होंने कहा कि महाकुंभ का भी नाम लिया उन्होंने कि हमारा कल्चर कितना स्ट्रांग है कि करोड़ों लोग आते हैं एक जगह पर और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से स्नान वगैरह करके चले जाते हैं। हमारी आस्था और हमारा धर्म
इतना विस्तार मतलब बृहद है कि उसमें छोटी छोटी बातों को कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। और उसी के साथ साथ उन्होंने एक बात कही कि हम पांडुलिपि जो हमारी पड़ी है, बहुत सारे ऐसे हमारे पुराने ग्रंथ पड़े हुए हैं, अब उनको हमको सजाने संवारने का वक्त आ गया है, हम उसको डिजिटल के रूप में लाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये जो सोच है, मतलब वो कहीं ना कहीं मॉडर्न और विरासत दोनों का कॉम्बिनेशन है क्या प्रधानमंत्री की इस पूरी प्रधानमंत्री की यात्रा में? जी राजवीर जी। बिल्कुल सही राजेश जी। हाँ एक्चुअली प्रधानमंत्री जी ने ये बताने की कोशिश की है कि हम जी। भारत जो है कितना समृद्ध था, हमारे पास हमारी संस्कृति और हमारी विरासत जो थी वो कितनी मजबूत थी, कितनी समृद्ध थी। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको हम लेके अगर आगे बढ़े तो भारत बहुत आगे बढ़ सकता है। जो चीजें हम भूलते जा रहे हैं, जिन चीजों को हम भुलाते जा रहे हैं, अगर वो चीजों को हम ऊपर लेके आए। उन्होंने इसी क्रम में, आज नाम तो नहीं लिया, लेकिन योगा को इसी क्रम में वो ऊपर लाए थे और आज पूरी दुनिया योग कर रही है। तो जी उन विरासतों को, उन पांडुलिपियों को ऊपर लाना चाहते हैं जिसमें बहुत सारे रिसर्च भी छिपे हुए हैं। हमारे जो पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने जो रिसर्च किए थे, वो बहुत सारे रिसर्च भी इन पांडुलिपियों में छिपे हुए हैं। तो मोदी जी ने उनको ऊपर लाके और उन पे काम करने के लिए कहा है, और युवाओं से भी कहा है कि उनको लाएं और उस पर रिसर्च करें, उनको देखें। इसी तरह जब उन्होंने कुंभ की बात की तो अपनी संस्कृति की बात की कि हम लाखों करोड़ों लोग पूरे देश से और बल्कि दुनिया से भी आते हैं, और वहां जो है तरह तरह की संस्कृति मिलती है, तो इससे मेलजोल बढ़ता है। और साथ में अपनी क्षमता का भी एहसास कराया, प्रदेश सरकार की क्षमता के भी एहसास कराया कि इतने बड़े आयोजन को हमने किस सफल ढंग से किया है। तो मोदी जी के जो इशारे थे वो दोनों तरफ से थे, देश को अपनी विरासत की तरफ ले जाना और उन विरासत को ऊपर लाके, उन चीजों को ऊपर लाके आगे बढ़ना, भविष्य के लिए उनको प्रयोग में लाना। जी ठीक बात है। मैं वर्मा जी एक नए बिंदु पर आपसे विश्लेषण चाहते हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप को लेकर अपनी बात रखी कि स्टार्टअप का जो पूरा प्रोजेक्ट था या पूरी जो थीम थी, आज वो सरसब्ज हो रही है, रन कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से रन कर रही है, युवाओं को बहुत मौके मिल रहे हैं। और एक बात उन्होंने बड़ा विस्तार से भी कहा और उस पर फोकस देने की भी बात कही, इनोवेशन, नए नए आइडिया लाइए और हमसे मदद लीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारी नीतियों और रीतियों में कुछ अमेंडमेंट चाहिए, संशोधन चाहिए, तो हम वो भी करने को तैयार हैं। आपको क्या लग रहा है जिस तरह से डाइवर्सिफिकेशन की बात की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा, और उन्होंने इस बात को भी आज मान लिया कि ऐसा नहीं कि हम एडामेंट है कि हम कोई चीज अगर हमने की है तो उसमें बदलाव नहीं लाना चाहते हैं, वक्त के हिसाब से हम अपने को बदलना चाहते भी हैं, ये भी एक मैसेज दिया है। आपकी क्या राय बनती है? फ्लेक्सिबल हो गए हैं क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर? नहीं, देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इस बात पर पूरी तरीके से समेत उन्होंने दुनिया को देखा है, दुनिया के विभिन्न देशों में जाकर के वहाँ की कार्यशैली को देखा है, वहाँ की जीवन शैली को देखा है, तो उनकी जो अच्छाइयां हैं वो अपने देश में लाना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री एक ऐसे हैं, हमारे यहाँ वेदों में कहा गया नित्य नूतन, माने रोज नया नया सोचना, वो नया नया सोचना। इसीलिए मोदी जी बहुत पीछे रह करके या धरातल पर रह के बात नहीं करते, वो आगे की सोचा करते हैं, वो नवोन्मेष, नवाचार, इनकी बात करते हैं। वो बात इस बात की करते हैं कि अरे गुलामी की जो चिन्ह है उनको मिटा दीजिए, आगे बढ़िए। तो वो प्रोत्साहित करते हैं कि आप बिल्कुल परंपरागत बन के मत रह जाइए कि जो उद्योग चल रहा है उसमें और नया नया क्या हो सकता है उसके लिए। उन्होंने कहा कि जो हमने स्टार्टअप की बात की थी उसमें उनको काफी सफलता मिली है, लाखों लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी हमको यही चुपचाप नहीं बैठना। सही बात भी है, जीवन में जब व्यक्ति चुपचाप बैठ जाता है या स्थायित हो जाता है तो कुछ नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ नया नया करिए और नया करके जो इस देश के लिए, जो समाज के लिए है, उसको प्रस्तुत कीजिए।
और उन्होंने ये भी आह्वान कर दिया युवाओं से जी कि आप इस दिशा में काम करिए, जैसा आपने बताया भी अभी, कि अगर कहीं हमारी नीतियां उसमें बाधक आ रही है, हमारे जी कानून उसमें बाधक आ रहे हैं, हमारा जो कॉरिडोर है वो रेड होकर रहा है, वो बिन रहा है, ऐसी अगर कोई समस्या आ रही है आपके इस नवाचार में, नवोन्वेष में, नई विचारों को विकसित करने में, आप मुझे बताइए, हम उसको दूर करेंगे। और दूर करने के बाद जो भारत ने 2047 तक विकसित भारत का जो सपना देखा है, उसको इसी आधार पे पूरा करने के लिए आगे बढ़े। इतना ही नहीं करते हैं, लेकिन जी वो एक बड़ी विशेष बातों पर ध्यान देते हैं। आज जी उन्होंने एक बात कही, लोगों ने ध्यान दिया होगा, उन्होंने कहा हमारे देश में मोटापा बहुत तेजी के साथ बढ़। हाँ हाँ हाँ, अब मैं इसी बिंदु पे आ रहा था। आप मोटापा कैरी ऑन सर, कैरी ऑन जी। हाँ, तो कह रहे हैं मोटापा तेजी के साथ बढ़ रहा है। अब उन्होंने हाँ कहा कि आने वाले समय में ऐसा रिसर्च है कि हर तीसरा व्यक्ति मोटा हो जाएगा। हाँ तो हाँ, देखिए प्रधानमंत्री कितने संवेदनशील है अपने देश के प्रति। अपने वो जी इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। हाँ तो हाँ इतने संवेदनशील है, इतने सजग है, सतर्क है कि आज उन्होंने मोटापा के प्रति भी एक नई जागरूकता पैदा कर दी है। और निश्चित जी रूप से जो ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उसके प्रति हमारा युवक जो है निश्चित रूप से जागरूक होगा और इसे दूर करने का प्रयास भी करेगा। तो मोदी की जो नई सोच है, नए जी विचार है, नई अभिव्यक्ति है और नई जागरूकता है, और जो नवोन्मेष है, जो उनके नवाचार है, और जो उनकी नई विकसित भारत की परिकल्पना है, जो उनका नया विजन है, वो जी निश्चित रूप से भारत के लिए एक सार्थक सिद्ध होगा, निश्चित रूप से एक उद्देश्य परक होगा और भारत को एक नए आगे की ओर बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी बनेगा। वर्मा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं राजवीर जी आपसे भी फाइनल कमेंट चाह रहा था। क्या आपको लगता है कि ओवरऑल आप मोदी के भाषण को, एक तो पहली बात, कितने नंबर देंगे? दूसरा ये कि क्या इस भाषण में आपको सारी चीजें समाहित दिख रही थी, या कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा सेक्टर छूट गया? क्या क्या आपका असेसमेंट है राजवीर जी? फिर मैं गुरु वर्मा जी के पास जाऊंगा। राजवीर जी। नहीं, मोदी जी का भाषण अगर देश के, हाँ, मोदी जी का भाषण अगर देश के पर्सपेक्टिव में देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के पर्सपेक्टिव में देखा जाए जी और राजनीति के पर्सपेक्टिव में देखा जाए, तो इसको एक पूर्ण भाषण माना जा सकता है। ठीक है। उन्होंने बिना ट्रंप का नाम लिए अमेरिका ट्रंप पर हमला किया, बिना किसी दूसरे देश का नाम लिए पाकिस्तान पे हमला किया, जो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं अमेरिका से लेके आज। उन्होंने जी कांग्रेस का नाम नहीं लिया, लेकिन इमरजेंसी से लेकर एसआईआर हाँ से लेकर सिंधु समझौते में, जिसमें उन्होंने कहा एक तरफा फैसला था, गलत फैसला था, जी जितने फैसले कांग्रेस ने लिए थे उन सबको गलत बता दिया, लेकिन कांग्रेस का नाम नहीं लिया। क्योंकि वो आज 15 अगस्त के मौके पर लाल किले के प्राचीर से बोल रहे थे। जी इशारों ने उन्होंने पॉलिटिकल चीजें भी कही, इशारों में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सारे जवाब भी दिए, और इशारों पर उन्होंने अपना एजेंडा भी बता दिया। उन्होंने बता दिया कि हमारे आगे का प्लान क्या है। युवा हमारे फोकस में है, रोजगार हमारे फोकस में है, आत्मनिर्भरता हमारे फोकस में है, नारी यानी महिलाएं हमारे फोकस में है, दलित जनजातियां हमारे फोकस में है। जी उन्होंने तेग बहादुर जी का नाम लिया, हाँ बिरसा मुंडा जी का नाम लिया। तो ये सारे जब वो नाम लेते हैं, बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके पीछे एक वोट बैंक छिपा होता है, लेकिन वो ठीक है। सीधे तौर पे ना कह के एक वोट बैंक को लुभाने वाली चीजें भी की। तो उन्होंने एक पॉलिटिकल लीडर और प्रधानमंत्री होने के नाते जो लाल किले के प्राचीर से कहा, वो एक पूर्ण भाषण माना जा सकता है। कितने नंबर देंगे राजवीर जी? अगर हम 10 में आपको कहें कि कितने नंबर देंगे इसमें? जाहिर सी बात है, अगर उनके तरफ के उनके लीडर से
नहीं, इसमें तो मोदी जी जिन चीजों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने तो अपने 10 में 10 नंबर पूरे कर लिए। ठीक बात है। ठीक है, मैं अब वर्मा जी से भी जानना चाह रहा था। वर्मा जी, ओवरऑल मोदी जी के भाषण को किस रूप में आप रखना चाहेंगे, बस संक्षेप में, एक लाइन दो लाइन में? देखिए, मोदी जी का जो भाषण था वो पूरी तरीके से समसामयिक बिंदुओं पर था। बिल्कुल ठीक। क्योंकि इस समय पाकिस्तान और अमेरिका, चाइना, ये सब बिल्कुल एक विदेश नीति और विदेश कूटनीति को लेकर के हलचल जी। पैदा हुई है। तो एक तो उन्होंने उसको स्पष्ट किया और उसका जवाब दे दिया। जी। दूसरा, जो आंतरिक मामले देश के थे, चाहे जी। रोजगार का मामला हो, चाहे पिछड़े वर्ग का मामला हो, चाहे ये जो है सुरक्षा का मामला हो, चाहे घुसपैठी का मामला हो, उस पर भी अपनी राजनीतिक प्रबल इच्छा शक्ति को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने एक बात आज मुझे और समझ में आई कि जो पिछले दिनों से ये चल रहा था कि मोदी इस समय थोड़ा दबाव में है, मोदी ये कर रहे हैं और मोदी विपक्ष में घेर लिए हैं, राहुल जी ने घेर लिया, लेकिन आज उन्होंने एक एक्सटम पोर अपना बयान दे करके निश्चित रूप से ये बता दिया, नहीं, हमारा पूरा आत्मबल है, आत्मचिंतन है, आत्मसोच है और हम आत्म प्रपंचता से दूर रह करके, विकृति प्रकार के रागोदय से दूर करके हम जो कुछ भी कर रहे हैं भारत के लिए कर रहे हैं, भारत की माता के लिए कर रहे हैं और अपने राष्ट्रीय ध्वज के लिए कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी, और राजवीर जी आपका भी। वर्मा जी, आपने भी बहुत सारगर्भित तरीके से बहुत अच्छा विश्लेषण मोदी जी की भाषण का किया है। राजवीर जी, आपने भी बहुत सारी तथ्य भी रखे हैं। मुझे लगता है कि एक कंप्लीट जानकारी थी विश्लेषण के तौर पे, और अच्छी बातें हैं। मोदी जी ने जो भी रखा है, अपना विजन उन्होंने रखा है, वो विजनरी अप्रोच के व्यक्ति भी रहे हैं, लेकिन उनका विजन मुझे लगता है 15 अगस्त पे लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। धन्यवाद आप दोनों लोगों का। मोदी जी ने आज अपना खाका देश के विकास का रख दिया है, वो अहम है। साथ ही साफ कर दिया है कि सरकार कागजों में नहीं, हर नागरिक के बीच रहेगी, लेकिन हर भारतीय को भी 2047 में विकसित भारत के लिए अपने अपने तरह से आहुति देनी होगी। चलते चलते मैंने ढूंढा बहुत वो जहां ना मिला, मेरे वतन जैसी ना जमी ना कोई आसमां मिला। आपका धन्यवाद, नमस्कार।